हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जंतुओं में पोषण यानी कि प्राणियों में पोषण जो पाठ है दूसरा पाठ, उस पाठ की हम अध्याय समीक्षा और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये पाठ जंतुओं में पोषण। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसके पहले। तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदलते हैं। आहार नाल एवं उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनके उपयोग सम्मिलित हैं। ये जंतु पोषण के अंतर्गत पोषण की आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, शरीर में पोषक उनका उपयोग कैसे हो, ये इनमें सम्मिलित किया जाता है। अगला बिंदु है, आहार नाल और स्रावी ग्रंथियों संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख गुहिका, ग्रास नलिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत जो मलाशय में समाप्त होती हैं, गुद्दा आदि इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा पाचक रस स्रावित करने वाले मुख्य ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो होती है लार ग्रंथि और यकृत होती हैं। इसके अलावा अग्न्याशय ग्रंथि, ये तीनों है जो ग्रंथियाँ होती हैं वो पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। आमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस का स्रावण करती हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। पाचन एक जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन आदि प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख के द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण प्रक्रिया कहा जाता है। आमाशय का आंतरिक भाग की जो श्लेष्मा होती हैं, वो झिल्ली होती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रस का स्रावण करती हैं। यानी कि आमाशय का आंतरिक भाग जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पीत अग्न्याशय से अग्न्याशयिक स्राव, क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस भी भोजन के सभी घटकों का पाचन पूरा होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा जल एवं कुछ लवण जो बड़ी आंत होती हैं उनमें अवशोषित होते हैं और अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जिनका अवशोषण नहीं होता है वो मल के रूप में गुद्दा के द्वारा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम जंतुओं की, जो पशुओं के पाचन संबंधी क्रिया की। तो गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनको रोमंथी जंतु या फिर रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके इनको निगल लेते हैं और रूमेन में इनको भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः ये इनके मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उनको चबाते हैं। अब बात करते हैं हम अमीबा के पाचन क्रिया की। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्यदानी में होता है। यकृत गहरे लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती हैं जो पेट के नीचे, उदर यानी कि पेट के नीचे भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। यकृत पीत रस का स्रावण करती हैं जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है और वसा के पाचन में यह अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अग्न्याशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती हैं जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करती हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिन आदि कई सारे जो एंजाइम होते हैं वो अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये तो इस पाठ की समीक्षा थी। अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो पहला प्रश्न है, मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद में आता है पाचन, इसके बाद में आता है अवशोषण, और उसके बाद में आता है शुंगीकरण, और लास्ट में आता है निष्कासन। तो इनका यह क्रम इस रूप में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति में, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली स्थान है इसमें का स्त्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करते हैं। तो ये आमाशयी जो रस होता है इसका स्त्रावण करते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक व्रतक होते हैं जो क्या कहलाते हैं? तो ये जो दीर्घरोम कहलाते हैं, इनको दीर्घरोम कहा जाता है। अगला रिक्त स्थान है, अमीबा अपने भोजन का पाचन किसमें करता है? तो वो खाद्य धनी में जो अपना भोजन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में जो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, मंड का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती हैं। तो बिल्कुल जो जीभ होती है वो अपनी लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती हैं। पित्त में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, भी बिल्कुल सही है, अस्थायी रूप से भंडारित होता है। रूमिनेंट्स निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। सारे पशु एक बार भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मुंह में लाकर उनको जुगाली के रूप में जुगाली करते हैं, उनको चबाते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की, जिसमें सही विकल्प पर टिक लगाना है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का क है इसमें। तो वसा का जो पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह होता है छोटी आंत। सही उत्तर इसका छोटी आंत। नेक्स्ट है, जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? तो वह बड़ी आंत में होता है, उसको वृद्धांत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, कॉलम 1 को कॉलम 20 से मिलान करना है। खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो इनको इनके साथ में मिलान कर देना है। तो खाद्य घटक क्या है? ये पाचन के उत्पाद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही होती हैं, शर्करा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा तीसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं। और वसा जो होती हैं, वसा एक ग्लिसरॉल के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 5 है, दीर्घरोम क्या है और वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं? तो दीर्घरोम छोटी आंत में उसकी भीतर की दीवार होती है, वहाँ पर हजारों उंगलियों की जैसी संरचनाएं उभरी हुई होती हैं जिनको दीर्घरोम कहा जाता है। यह कहाँ पाई जाती हैं? तो ये दीर्घरोम छोटी आंत में पाए जाते हैं। पित्त रस कहाँ निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण है जो पित्ताशय में होता है, और यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है, यह सिर्फ रूमिनेंट्स, मवेशी जो पालतू पशु होते हैं जो घास खाते हैं उनके द्वारा ही इसका पाचन किया जा सकता है। इसका कारण यह होता है कि सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट ही कर सकते हैं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं वृद्धांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जहाँ भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण है जो कार्बोहाइड्रेट में जो सेल्यूलोज होता है उसका पाचन केवल मवेशी यानी कि पालतू पशु ही कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है? तो ग्लूकोज शर्करा का एक सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है परंतु तुरंत ही अपने हाथों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्रदान हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, आहार को
कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित की जाती हैं? आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित की जाती हैं? तो पहला है पचे भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत छोटी आंत में जो हो जाता है। दूसरा है भोजन को चबाना। तो ये भोजन को चबाना अपने मुख का कार्य होता है। जीवाणु को नष्ट करना ये अपने आमाशय में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, ये संपूर्ण पाचन है जो बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में। और मल का निर्माण है जो वृद्धांत्र में बड़ी आंत में होता है। फिर प्रश्न नंबर 10 है मानव एवं अमीबा के पोषण की कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता, ये दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, क्योंकि दोनों में ये सभी क्रियाएं होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो ऊर्जा मुक्त होती हैं, साथ ही इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन आदि क्रियाएं भी होती हैं। मानव और अमीबा में पोषण में अंतर। अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है, जबकि मनुष्य में यह क्रिया बहुत ही जटिल है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आपको कमेंट करना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इसके अलावा आपको एक और प्रश्न का कमेंट करना है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो